सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज के इस ई व्याख्यान में हम मुगल शासक जहांगीर के बारे में अध्ययन करेंगे। अनेक संतों एवं फकीरों की मिन्नतों तथा फतेहपुर सीकरी के शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर की पत्नी और जयपुर की राजकुमारी मरियम उज़्ज़मानी ने 30 अगस्त 1569 ईस्वी को मोहम्मद सलीम को जन्म दिया। अकबर सलीम को प्यार से शेखू बाबा पुकारता था। सलीम की शिक्षा का अच्छा प्रबंध किया गया। उसके विभिन्न शिक्षकों में से सबसे महत्वपूर्ण अपने समय का प्रमुख विद्वान अब्दुल रहीम खान खाना था। विभिन्न भाषाओं और शास्त्रों के ज्ञान के अतिरिक्त सलीम ने सैनिक शिक्षा भी प्राप्त की थी। यद्यपि तत्कालीन बादशाहों की परंपरा के अनुसार सलीम ने अनेक विवाह किए, परंतु उसका पहला विवाह जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री और राजा मानसिंह की बहन मानबाई से 13 फरवरी 1585 ईस्वी में हुआ। सलीम का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो इसी की संतान था। मानबाई को जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी। सलीम को बहुत लाड़ प्यार से पाला गया था। इस कारण वह प्रारंभ से ही ऐशो आराम और शराब का शौकीन हो गया। अपने पिता के अंतिम दिनों में उसने उसके पिता की अवज्ञा की थी और अपने को स्वतंत्र शासक बनाने का प्रयत्न किया। अंत में दोनों बाप बेटों में समझौता हो गया। अकबर के दो अन्य पुत्रों दानियाल और मुराद की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। अपनी मृत्यु के अवसर पर अकबर ने सलीम को 21 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अपनी पगड़ी एवं कटार से सुशोभित करके अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और वहीं उसकी मृत्यु के पश्चात जहांगीर के नाम से बादशाह बना। अकबर की मृत्यु के 8वें दिन 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किए, जिनमें से एक अब्दुल फजल का हत्यारा राजा वीर सिंह बुंदेला भी था। अकबर की परंपरा को स्थापित रखते हुए जहांगीर ने अपना शासन उदारता से आरंभ किया और गद्दी पर बैठते ही उसने विभिन्न लोक हितकारी आदेश दिए। आगे हम बात करते हैं जहांगीर के द्वारा किए गए साम्राज्य विस्तार की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जहांगीर के पुत्र खुसरो के द्वारा 1606 ईस्वी में जो विद्रोह किया गया उसकी। खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र, राजा मानसिंह का भांजा और मिर्ज़ा अजीज कोका का दामाद था। वह सुशिक्षित, सुंदर, उदार और चरित्रवान था। अकबर के अंतिम दिनों में राजा मानसिंह और मिर्ज़ा अजीज कोका ने सलीम के दुर्बल चरित्र को दृष्टिगत रखते हुए खुसरो को गद्दी पर बैठाने का प्रयत्न किया, परंतु जब अन्य सरदार इसके लिए तैयार नहीं हुए तब यह प्रयत्न छोड़ दिया गया। अजीज कोका ने जहांगीर से क्षमा मांग ली और उसे बादशाह स्वीकार कर लिया। राजा मानसिंह ने खुसरो को लेकर बंगाल भागने की तैयारी की, परंतु जहांगीर के आश्वासन पर वह वापस आ गया और खुसरो को जहांगीर को सौंप दिया गया। जहांगीर ने उन दोनों को क्षमा कर दिया, परंतु खुसरो को अर्धबंदी के रूप में उसे रखा और कुछ समय पश्चात राजा मानसिंह को बंगाल की सूबेदारी से पृथक कर दिया। खुसरो उस समय 17 वर्ष का था। वह बादशाह बनने के सपने देखने लगा। वह 6 अप्रैल 1606 ईस्वी को आगरा के किले से भाग निकला। दिल्ली होता हुआ वह लाहौर की तरफ गया। उस समय तक उसके समर्थकों की संख्या करीब 12,000 हो गई। उसने सिख गुरु अर्जुन सिंह का आशीर्वाद प्राप्त किया, परंतु लाहौर के किलेदार ने उसके लिए किले के फाटक नहीं खोले। खुसरो के भागने की सूचना जहांगीर को कुछ घंटों में ही मिल गई। उसने एक सेना शहजादे का पीछा करने के लिए भेजी और स्वयं भी लाहौर की तरफ चल दिया। खुसरो ने
बहरावल के मैदान में जहांगीर का मुकाबला किया, परंतु उसकी पराजय हुई और वह भाग खड़ा हुआ। चिनाब नदी को पार करते हुए वह अपने साथियों के साथ पकड़ा गया। इस अवसर पर खुसरो को सिर्फ कैद कर दिया गया। इस प्रकार 1 माह में ही खुसरो का विद्रोह समाप्त हो गया। 1607 ईस्वी में जब जहांगीर काबुल से लाहौर वापस आ रहा था, तभी मार्ग में उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा गया। खुसरो के अतिरिक्त इसमें राज्य के कुछ अन्य सरदार भी शामिल थे, परंतु शहजादा खुर्रम को इसकी सूचना मिल गई और उसने जहांगीर को यह सूचना दे दी। जहांगीर ने इसके बारे में विस्तृत जानकारी की और जब सभी षड्यंत्रकारियों के बारे में उसे ठीक पता लग गया, तब उसने उनको कठोर दंड दिए और खुसरो को अंधा करा दिया। बाद में शहजादे पर दया करके उसकी आंखों का इलाज कराया गया, परंतु उसकी एक ही आंख में थोड़ी रोशनी आ सकी। इसके पश्चात खुसरो प्राय बंदी ही रहा। अंत में दक्षिण युद्ध के अवसर पर शहजादा खुर्रम ने बादशाह से उसे अपने साथ ले चलने की प्रार्थना की। बादशाह उससे इनकार नहीं कर सका और खुर्रम ने, जिसे शाहजहाँ की उपाधि से विभूषित किया जा चुका था, एक हत्यारे के द्वारा गला घोंटकर खुसरो को 1621 ईस्वी में मरवा दिया। खुसरो के विद्रोह ने कुछ अन्य छोटे छोटे विद्रोह को भी जन्म दिया, जैसे बीकानेर के राजा जयसिंह का, बिहार के संग्राम का और बिहार में ही कुतुब का, जिसने स्वयं को खुसरो घोषित किया। ये सभी विद्रोह दबा दिए गए, परंतु खुसरो के विद्रोह का एक परिणाम मुगलों और सिखों के संबंधों का खराब होना भी था, क्योंकि जहांगीर ने सिखों के गुरु अर्जुन पर खुसरो को सहायता देने के अपराध में 2 लाख रुपए जुर्माना किया और जब अर्जुन ने उस जुर्माने को देने से इनकार कर दिया, तब उन्हें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया। इसे सिखों ने अपने धर्म पर अत्याचार माना। आगे हम बात करते हैं मेवाड़ से युद्ध और संधियों की, जिसमें अकबर ने अपने समय में मेवाड़ को जीतने का प्रयत्न किया था, परंतु महाराणा प्रताप के दृढ़ विरोध और निरंतर संघर्ष के कारण संपूर्ण मेवाड़ पर मुगलों का अधिकार नहीं हो सका था, बल्कि अपनी मृत्यु के पहले राणा प्रताप ने चित्तौड़ को छोड़कर मेवाड़ के प्राय सभी भूभागों को अपने अधिकार में कर लिया था। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अमर सिंह राणा बना। जहांगीर के शासनकाल में वही मेवाड़ का शासक था। सोलह सौ 15 ईस्वी में मेवाड़ और मुगलों में संधि हुई, जिसकी कुछ शर्तें थी, जैसे कि राणा ने मुगलाधिपत्य स्वीकार कर लिया। दूसरी शर्त थी संधि की, जिसमें कि राणा ने मुगल वंश से वैवाहिक संबंधों के लिए नहीं कहा गया। राणा ने स्वयं के स्थान पर अपने पुत्र करण को दरबार में भेजने की स्वीकृति मांगी, जिसे जहांगीर ने स्वीकार कर लिया। तीसरी जो शर्त थी वो ये थी कि जहांगीर ने मेवाड़ का संपूर्ण भूप्रदेश और चित्तौड़ का किला उदारतापूर्वक राणा को दे दिया। शर्त सिर्फ ये थी कि चित्तौड़ के किले को सुदृढ़ नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से मेवाड़ और मुगलों का जो दीर्घकालीन संघर्ष था वो समाप्त हुआ। मेवाड़ के राणाओं ने इस संधि का उस समय तक पालन किया जब तक कि औरंगजेब की नीतियों के कारण राणा राज सिंह को मुगलों का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ा। मेवाड़ और मुगलों का संघर्ष राजस्थान के इतिहास का सबसे गौरवपूर्ण अध्याय है। शक्तिशाली मुगल साम्राज्य से मुकाबला करने में राजपूतों का मुख्य साधन उनका दृढ़ निश्चय और आत्मसम्मान की रक्षा की भावना मात्र ही थी। मेवाड़ के सिसोदिया वंश ने राणा कुंभा और राणा सांगा के गौरव की रक्षा राणा प्रताप और राणा अमर सिंह के समय में भी की थी। इसी में उनकी महानता और मेवाड़ का गौरव था। आगे हम बात करते हैं दक्षिण भारत में जहांगीर के द्वारा किए गए साम्राज्य विस्तार की। दक्षिण भारत में जहांगीर ने अपने पिता द्वारा आरंभ किए गए कार्य को पूरा करने का प्रयत्न किया। अकबर के समय में खानदेश और अहमदनगर राज्य के कुछ भागों को जीत लिया गया था, परंतु अहमदनगर का राज्य समाप्त नहीं हुआ था तथा बीजापुर तथा गोलकुंडा
वो भी स्वतंत्र हो चुके थे। जहांगीर के समय में उनको जीतने या आधिपत्य में लेने का कार्य पुनः प्रारंभ किया गया। उस समय मुगलों की दक्षिण भारत की विजय में सबसे बड़ी बाधा अहमदनगर के योग्य वजीर मलिक अंबर ने प्रस्तुत की थी। जहांगीर के बादशाह बनने और खुसरो के विद्रोह के समय कुछ वर्ष दक्षिण भारत में शांति रही। मलिक अंबर ने उस समय का उपयोग विभिन्न सुधारों तथा अहमदनगर राज्य की शक्ति को दृढ़ करने के लिए किया। उसने सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार के सुधार किए। उसने टोडरमल की शासन लगान व्यवस्था से सबक लिया। लगान व्यवस्था को लागू करने में उसके 3 प्रमुख उद्देश्य थे, जैसे कि वह किसानों की भलाई चाहता था, वह कृषि उत्पादन में वृद्धि करना चाहता था तथा वह राज्य की आय में वृद्धि करना चाहता था। वह अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने भूमि को ठेके पर देने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया और रैयतवाड़ी व्यवस्था को आरंभ किया, जिसमें राज्य ने किसानों से सीधा संपर्क स्थापित किया और स्वयं ही उनसे लगान वसूल करना प्रारंभ किया। इस प्रकार से मलिक अंबर ने आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ सेना और नौसेना आदि सभी प्रकार से अहमदनगर राज्य को दृढ़ करके मुगलों से मुकाबला करने के लिए तैयार किया। यह कहना उचित है कि युद्ध, सेनापतित्व, उचित निर्णय और शासन कुशलता में न कोई उसका प्रतिद्वंदी था और न ही कोई उसकी बराबरी करने वाला। अहमदनगर राज्य की स्थिति को विभिन्न प्रकार से दृढ़ करके मलिक अंबर ने मुगलों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने का प्रयत्न किया और इसमें वह सफल भी रहा। सीमा विस्तार की दृष्टि से जहांगीर के समय में दक्षिण में मुगलों को कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई, परंतु इसमें संदेह नहीं कि दक्षिण के राज्यों पर मुगलों का दबाव बढ़ गया। शाहजहां के विद्रोह के अवसर पर मलिक अंबर ने एक बार शाहजहां को सहायता दी और मुगल बादशाह का विरोध किया। स्पष्ट था कि अहमदनगर राज्य सभी मुगल सत्ता को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। 1626 ईस्वी में मलिक अंबर की मृत्यु हो गई, परंतु दक्षिण में मुगलों की स्थिति प्राय पहले जैसी ही रही। उस समय तक अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा मुगलों के आधिपत्य में नहीं थे। ऐसी ही स्थिति में 7 नवंबर 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई और उसे शाहदरा, लाहौर में रावी नदी के किनारे पर ही उसको दफना दिया गया। आगे हम बात करते हैं कांगड़ा की, जो कि उत्तर पूर्व पंजाब में एक सुंदर घाटी है। कांगड़ा का किला एक पहाड़ी पर बना हुआ दृढ़ किला था। अकबर के समय में पंजाब के सूबेदार हसन कुली खान ने इसे जीतने का प्रयास किया था, परंतु वह असफल हुआ था। 1620 ईस्वी में शहजादा खुर्रम के नेतृत्व में राजा विक्रमाजीत ने इस किले का घेरा डाला और लगभग 4 माह के घेरे के पश्चात इस पर अधिकार कर लिया। जहांगीर की हम अन्य विजयों की अगर हम बात करते हैं तो 1611 ईस्वी में टोडरमल के पुत्र राजा कल्याणमल ने खरदा, जो कि उड़ीसा में है, वहाँ के राजा पुरुषोत्तम से जीता और राजा ने अपनी पुत्री जहांगीर को भेंट की। 1615 ईस्वी में नूरजहाँ के भाई इब्राहिम खान ने खोखर को राजा दुर्जनसाल से जीता। वहाँ हीरे की खानें थी जो राज्य की संपत्ति बना ली गई। 1617 ईस्वी में पुरुषोत्तम दास के विद्रोह करने पर उसे पराजित किया गया और उसके राज्य को मुगल राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। 1620 ईस्वी में कश्मीर के दक्षिण में एक छोटे से राज्य किश्तवाड़ को मुगलों ने विजय किया। 1622 ईस्वी में राजा ने विद्रोह किया और उसके राज्य को मुगल राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। इस प्रदेश में फलों और केसर की खेती अच्छी होती थी। 1613 ईस्वी में उत्तर पूर्व में मुगलों ने कामरूप पर अपना अधिकार कर लिया था। इस प्रकार से जहांगीर के समय में राज्य विस्तार के जो प्रयत्न किए गए वह आंशिक रूप से सफल रहे। जहांगीर के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना मेवाड़ से संधि की थी।
दक्षिण में राज्य विस्तार मुख्यतया मलिक अंबर के विद्रोह के कारण सफल नहीं हो सका और जहांगीर के समय की अन्य विजय जो थी वो साधारण ही थी। तो इस प्रकार से आज हमने आज के व्याख्यान के माध्यम से जहांगीर के प्रारंभिक जीवन और जहांगीर के साम्राज्य विस्तार के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।